नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम प्रतिपालनीय कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रतिपालनीय कृषि क्या है? यह एक ऐसी कृषि है जिसको हम टिकाऊ कृषि या फिर मिश्रित कृषि भी कह सकते हैं। इस कृषि में जीवों को इस तरीके से काम में लिया जाता है ताकि प्रदूषण कम से कम हो, साथ तथा जीवों से जो प्राप्त उत्पाद है वह खेती में अच्छी तरह से पैदावार करे। इसके लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक क्या है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह जैव उर्वरक। जैव उर्वरक को इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। बायो यानी जैव, जीव, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक। तो जैव उर्वरक है उन जैव उर्वरकों का निर्माण सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। सूक्ष्म जीव मृदा में उपस्थित रहकर मिट्टी की पोषकता को बढ़ाते हैं, उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं मिट्टी की। तो हम बात करते हैं जैव उर्वरक की परिभाषा की। वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की पोषकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वे जैव उर्वरक क्या है? सूक्ष्म जीव है, वे जैव उर्वरक है। विशेषता है ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, यौगिकों का स्तरीकरण करते हैं जो उर्वरक का कार्य करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की पोषकता बढ़ाने में सहायक होते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। इसमें सहायक होते हैं मृदा की पोषकता यानी उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। आगे देखें, ये मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के साथ साथ खनिजीकरण की क्रिया को भी प्रेरित करते हैं। खनिजीकरण की क्रिया यानी विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण है उनको मिट्टी में स्तरीकरण करते हैं उनका। ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं। जैव उर्वरक को क्या कहा जाता है? बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। क्या है जैव उर्वरक? वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की पोषकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव की जैव उर्वरक। सीधे तौर पर कहा जाए तो सूक्ष्म जीव क्या है? जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या करते हैं? मृदा की पोषकता को बढ़ाते हैं, यानी मृदा की जो उर्वरक शक्ति है उसको क्या करते हैं? उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। उर्वरकता बढ़ाने के साथ साथ खनिजीकरण का कार्य भी करते हैं। खनिजीकरण क्या है कि विभिन्न प्रकार के खनिज लवण विभिन्न तत्वों का, जैसे नाइट्रोजन का स्तरीकरण, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि पदार्थों को संचित रखते हैं, खनिजीकरण का कार्य करते हैं, उनको निर्मित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैव उर्वरकों के प्रकार की, अर्थात सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार होते हैं जो मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो मुख्यतः जैव उर्वरक 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, पहला जो आता है सहजीवी जीवाणु राइजोबियम। देखिए एक बार, सहजीवी जीवाणु, सहजीवी, सह का मतलब साथ साथ, जीवी अर्थात ये जो जीवाणु होते हैं ये साथ साथ जीवन यापन करते हैं। किसके साथ साथ? पौधों के साथ साथ। तो सहजीवी जीवाणुओं में विशेषकर राइजोबियम को शामिल किया गया है। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम जो जीवाणु है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में रहकर ये क्या करता है? नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का स्तरीकरण। और जब आवश्यकता पड़ती है वह नाइट्रोजन किसको प्राप्त हो जाती है? पौधे को प्राप्त हो जाती है। नाइट्रोजन स्तरीकरण का जो कार्य है वह
तड़ित के समय अधिक मात्रा में किया जाता है। तो सहजीवी जीवाणु क्या है? उदाहरण इसका राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दलैन जाति के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलैन जाति के पौधों की जड़ों में। किस कुल के पौधे हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और यह क्या करता है? नाइट्रोजन का स्तरीकरण। किसका? यह जीवाणु नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है, अर्थात वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको संचित करता है। कितनी करता है ये? राइजोबियम द्वारा प्रतिवर्ष, यदि किसी खेत में राइजोबियम जीवाणु है, दलहनी फसल बो रखी है उसमें, तो उस खेत में प्रति वर्ष 50 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण किया जाता है। कहने का मतलब यही, यदि किसी खेत में दलहनी फसल को बोया गया है तो उस दलहनी फसल की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु है, और वह राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि एक वर्ष के अंदर 1 हेक्टेयर में 50 से 150 किलो नाइट्रोजन है उसका यौगिकीकरण कर देता है। कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, राइजोबियम जीवाणु द्वारा एक वर्ष में 1 हेक्टेयर में कितनी नाइट्रोजन का स्तरीकरण किया जाता है, यौगिकीकरण किया जाता है, तो कितना है? 50 से 150 किलो। ठीक है, जिससे उपज में 15 से 20% की वृद्धि होती है। और जब आप भी जानते हो नाइट्रोजन का स्तरीकरण होगा, नाइट्रोजन भूमि में पहले से विद्यमान होगी, तो उस परिस्थिति में जो फसल उत्पन्न होगी, जो पैदावार होगी, उस पैदावार में 15 से 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 15 से 20% की वृद्धि। सहजीवी क्यों कहा गया है? क्योंकि साथ साथ जीवन यापन करता है। किसके करता है? जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जो जड़ें हैं, उन जड़ों में रहकर जो ग्रंथि होते हुए उन ग्रंथियों में रहकर क्या करता है? ये अपना जीवन यापन करता है, इसलिए इसे कहा गया है सहजीवी। काम क्या करता है ये? नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। नाइट्रोजन का जब स्तरीकरण करता है, एक वर्ष में कितना कर लेता है? एक हेक्टेयर में 50 से 150 किलो नाइट्रोजन। जब इतनी नाइट्रोजन का स्तरीकरण हो जाता है, यौगिकीकरण हो जाता है, तो उस परिस्थिति में उपज में 15 से 20% की हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद जैव उर्वरक का जो अगला प्रकार है वह असहजीवी जीवाणु। कैसा जीवाणु है? असहजीवी जीवाणु, अर्थात यह जो जीवाणु है जो जड़ों में नहीं है, जड़ों में नहीं रहता। ये तो क्या है? जड़ों में रहता है, जड़ों में साथ साथ रहता है। ये अंतर है, यह जड़ों में साथ साथ नहीं रहता, ये कहाँ रहता है? मृदा में। ठीक है, तो मृदा में रहकर क्या करता है? एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम क्लोस्ट्रिडियम इसके उदाहरण है। कौन कौन? एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रिडियम इसके उदाहरण किसके? असहजीवी जीवाणु। असहजीवी जीवाणु क्या है कि ये जो जीवाणु है ये मृदा में रहकर नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। कहाँ पर रहकर? मृदा में, यानी मिट्टी में रहकर। ये जड़ों में नहीं रहते। जो सहजीवी जीवाणु है वो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में रहते हैं, परंतु ये जड़ों में नहीं रहते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। नाइट्रोजन को किसमें बदलते हैं? ये जीवाणु नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, और बदलने के बाद क्या होता है? तथा जीवाणु की मृत्यु होने पर, जब इन कार्बनिक जीवाणु की मृत्यु होती है, उस परिस्थिति में अमोनिया को नाइट्राइट तथा अंत में नाइट्रोजन, जब स्तरीकरण होता है नाइट्रोजन यौगिकों का अमोनिया के रूप में करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को अंत में नाइट्रेट में बदल दी जाती है, जो पौधों को प्राप्त होती रहती है। इन जीवाणुओं को विशेषकर चावल, कपास, मक्का आदि के साथ उगाते हैं। जो असहजीवी जीवाणु है, इन असहजीवी जीवाणुओं को फसल के साथ उगाते हैं। कैसे उगा सकते हैं? इनको उगाने के बाद ये मृदा में उपस्थित रहते हैं, तो मृदा में उपस्थित रहकर ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्तरीकरण करने के बाद जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, तो जो नाइट्रोजन है वो अंत में नाइट्रेट, नाइट्रोजन के उत्पाद के रूप में पौधों को प्राप्त हो जाती है। नाम कौन कौन है इसके? एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रिडियम।
ये जीवाणु के इसके उदाहरण, इन जीवाणुओं को हम असहजीवी जीवाणु के रूप में काम में ले सकते हैं। अंतर आपको मालूम हो गया कि सहजीवी तो जड़ों के साथ साथ रहते हैं, परंतु असहजीवी जड़ों के साथ साथ नहीं रहते। ठीक है। तीसरा जो प्रकार आता है जैव उर्वरकों का, वो कौन सा है? नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। ये तीसरा प्रकार है जैव उर्वरकों का। नीलहरित शैवाल जैसे एनाबीना, कौन सा? एनाबीना नोस्टो में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं के शरीर में विशेष प्रकार की कोशिका होती हैं, उन कोशिकाओं को एट्रोसिस्ट कहा जाता है। विशेष, यहाँ ध्यान रखने की बात है, विशेष प्रकार की कोशिका क्या होती है? विशेष प्रकार की कोशिका होती है, और इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हेटेरोसिस्ट, जो निम्फ जीन द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती है। ये कोशिकाओं में क्या होता है? निम्फ जीन होता है, और इस निम्फ जीन के द्वारा, किसके द्वारा? निम्फ जीन के द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। ठीक है। नीलहरित शैवाल से चावल की फसल में वृद्धि होती है। विशेषकर नीलहरित शैवाल को चावल की फसल में काम में लेते हैं। कई बार एजोला फर्म को भी काम में लिया जाता है। एजोला फर्म को भी नीलहरित शैवाल के रूप में काम में लिया जाता है। ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि इनके शरीर में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कौन सी? एट्रोसिस्ट कोशिकाएं। उन एट्रोसिस्ट कोशिकाओं में उपस्थित निम्फ जीन की सहायता से नाइट्रोजन का क्या कर लेते हैं? यौगिकीकरण। जब भी पौधे को आवश्यकता होती है, यह नाइट्रोजन टूटकर पौधे को इसमें उर्वरक के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो इस तरीका हुई नाइट्रोजन है वो टूटकर पौधे को प्राप्त होती है, इसके रूप में उर्वरक। ठीक है। जिससे फसल में वृद्धि होती है। विशेषकर जो नीलहरित शैवाल है, उन नीलहरित शैवालों को चावल की खेती में काम में लिया जाता है। यानी जल में चावल की खेती होती है, खरीफ की फसल है, और उस खरीफ की फसल में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? नीलहरित शैवाल का। ठीक है। इसके बाद अगला है कवक मूल। चौथा जो जैव उर्वरक है वो कौन सा है? कवक मूल। कवक मूल क्या है? कवकों का पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन, यानी ये जो कवक हैं वो पौधों की जड़ों के साथ पाए जाते हैं। ठीक है। तो कवकों का पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। सहजीवन को क्या कहते हैं? कवक मूल या माइकोराइजा। कवकों का पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन, सहजीवन क्या कहलाता है? कवक मूल। यानी जब कवक की पौधे की जड़ों के साथ रहती है, उस परिस्थिति में कवकों का जड़ों के साथ रहना कहलाता है कवक मूल। यानी कवक जड़ के साथ है, कवक मूल, अर्थात कवक की जड़ के साथ है। ठीक है। कवक मूल या माइकोराइजा, माइकोराइजा में इसको कहते हैं। ये अवशोषित पोषक तत्व परपोषी को देते हैं। ये जो कवक होती है, जिन पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, उन पोषक तत्वों को ये किसको दे देती है? परपोषी को। किसको दे देती है? परपोषी को। परपोषी क्या करता है? परपोषी बदले में पोषण देता है। पोषण देता है। देखो एक बात, कवक मूल की क्या विशेषता है? कवकों का पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। ये अवशोषित पोषक तत्व परपोषी को देती है। जो कवक होती है जड़ों के साथ रहकर जिन पोषक तत्वों का अवशोषित करती है, उन पोषक तत्वों को परपोषी पौधे को दे देती है। तो पौधा क्या करता है? परपोषी क्या करते हैं? बदले में पोषण देता है। किसको? कवकों को। ठीक है। तो ये भी उर्वरक के रूप में सहायक होती है, क्योंकि ये भूमि से जब पोषक तत्वों का
अवशोषित करती है, उन पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद किसको दे देती है, ये पौधे को दे देती है। ठीक है, तो कवकों का जो जीवन है जड़ के साथ वो कहलाता है कवकों या माइक्रोब। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला जो जैव उर्वरक है फास्फेट विलयनकारी जीवाणु। कौन सा है, फास्फेट विलयनकारी जीवाणु। जैसे नाम है फास्फेट विलयनकारी जीवाणु, ये क्या करते हैं, फास्फेट का विलय करते हैं। जो अकार्बनिक फास्फेट होती है उसको कार्बनिक फास्फेट में विलय कर देते हैं, और विलय करने के बाद यह फास्फेट पौधे को प्राप्त होती रहती है, यानी पौधे में फास्फेट की कमी नहीं रहती है। देखेंगे इसको, फास्फेट विलयनकारी जीवाणु ये मृदा में उपस्थित अप्राप्य अकार्बनिक फास्फेट, अप्राप्य अकार्बनिक फास्फेट का मतलब है अघुलनशील। ठीक है, अघुलनशील अकार्बनिक फास्फेट होती है उसको प्राप्य कार्बनिक फास्फेट में बदलते हैं, यानी घुलनशील कार्बनिक फास्फेट में बदल देते हैं। और जैसे ही इसे घुलनशील फास्फेट में बदला जाता है, ठीक है, बदलने के बाद ये पौधे को प्राप्त होती रहती है क्या, फास्फेट। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि फास्फेट विलयनकारी जीवाणु क्या करते हैं कि जो मृदा में घुलनशील फास्फेट होती है उसको घुलनशील फास्फेट में बदल देते हैं, और घुलनशील फास्फेट में बदलने के बाद फास्फेट पौधे को प्राप्त होती रहती है। ऐसे कौन कौन से जीवाणु होते हैं, सूडोमोनास और माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, सूडोमोनास और माइक्रोबैक्टीरियम क्या करते हैं, अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील फास्फेट में बदलकर पौधे को प्रदान करवा देते हैं। इसके बाद आता है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद घर पर भी तैयार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, घरेलू अपशिष्ट, घर से जो कूड़ा कचरा निकलता है उस अपशिष्ट को, शहरी अपशिष्ट को, यानी घर से जो कूड़ा कचरा निकला, शहर से जो कूड़ा कचरा निकलता है, व्हाइट मल, जो मल को बहा दिया जाता है सीवर लाइनों में, उस व्हाइट मल, जंतु या पादप अवशेष, कुछ जंतुओं के मृत पदार्थ, शरीर के पदार्थ, शरीर के भाग तथा पादप अवशेष, जैसे पशु से प्राप्त गोबर के साथ साथ कई बार पशु जब चारे को निकालते हैं तो पादप अवशेष प्राप्त होते हैं पशु से, तो पादप अवशेष का सूक्ष्म जीवों द्वारा गठन करवाया जाता है, यानी उनको अब गठन का मतलब तोड़ा जाता है, सड़ाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। तो सड़ाने के बाद कार्बनिक खाद का निर्माण होता है। वापस समझेंगे एक बार, कार्बनिक खाद क्या होती है, इसको हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं, घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थ, साथ साथ शहरों में नालियों से निकला अपशिष्ट पदार्थ, व्हाइट मल, लैट्रिन को जब बहा दिया जाता है तो उसे व्हाइट मल कहते हैं, व्हाइट मल, जंतु और पादप अवशेष आदि का जीवाणु की उपस्थिति में क्या करवा दिया जाता है, अब गठन करवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है, गठन, यानी उनको सड़ा दिया जाता है। तो सड़ाने के बाद क्या बन जाती है, कार्बनिक खाद, जिसका उपयोग फसल उत्पादन में किया जाता है। कार्बनिक खाद की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषता होती है कार्बनिक खाद की मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा को सुधारती है। कार्बनिक खाद जो भौतिक संगठन है मृदा में पोषक तत्वों का, रासायनिक संगठन को सुधारती है। मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाती है, यानी जिस खेत में हम खाद देते हैं उसकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जो खाद के कण जल का अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। साथ साथ ऐसी मृदा में जिसमें कार्बनिक खाद का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक होती है। सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक होने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पैदावार बढ़ती है। कार्बनिक खाद से फसल में कैचों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कैचों को कार्बनिक खाद से भोजन प्राप्त होता है, जिससे ऊर्जा निकाल के अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो कैचों की जब संख्या बढ़ जाए तो पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ फसल की पैदावार में वृद्धि होती है, फसल जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, किससे, कार्बनिक खाद से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त उत्पाद, यानी किन किन पदार्थों के स्तरीकरण करते हैं जिससे पौधों को क्या होती है, लाभ होता है, पौधों की पैदावार बढ़ती है। ठीक है, जैव उर्वरकों के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जैव उर्वरक सहजीवी जीवाणु, असहजीवी जीवाणु, नील शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, कवक, फास्फेट विलयनकारी जीवाणु और कार्बनिक खाद आदि के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।